Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab Economics Crash Course Lesson number 3. All right. So पिलर 1A1 हम कर रहे हैं. 2 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए. आई होप यू हैव सीन देम. ठीक है. सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ATMs. ATM बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स. ठीक है. दे अलाउ द कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी विदाउट विजिटिंग द ब्रांच. सिंपल, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. आप जाकर सिंपली ATM के थ्रू अपने पैसे वगैरह निकाल सकते हैं और बेसिकली साथ में जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हैं. मतलब हाउ मच बैलेंस इज देयर, राइट, क्या क्या आपका कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च हुए हैं, वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं ATM के थ्रू. राइट नाउ बेसिकली ATM चलता है. NPCI का एक प्रोग्राम है NFC. हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया. नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसको NPCI ने बनाया था. इसी के ऊपर ATM पूरा का पूरा रन करता है. जो ATM के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो NFC के ऊपर चलते हैं. 3 टाइप के ATM के टाइप्स होते हैं. पहला बैंक लेवल ATM, ब्राउन लेवल ATM, वाइट लेवल ATM. बैंक लेवल ATM का मतलब है जिसको बैंक खुद ही उसको ओन भी करता है और खुद ही ऑपरेट भी करता है. मतलब जैसे SBI है, तो अगर SBI खुद ही उसको बैंक को ओन करता है और खुद ही अगर उसको ऑपरेट करता है उस ATM को, उसे कहेंगे हम बैंक लेवल ATM. सेकंड इज ब्राउन लेवल ATM का मतलब क्या है कि बैंक ओन करता है लेकिन ऑपरेट कोई और करता है. सिंपल. वाइट लेवल ATM का मतलब है नॉन बैंक ओन करता है, नॉन बैंक ही ऑपरेट करता है. मतलब बैंक नहीं ओन करता है, नहीं ऑपरेट करता है. बैंक लेवल में क्या है? खुद ही ओन करेगा, खुद ही ऑपरेट करेगा. ब्राउन में क्या है? ओन खुद करेगा, ऑपरेट खुद नहीं करेगा. वाइट में क्या है? नहीं ओन खुद करेगा, नहीं ऑपरेट खुद करेगा. राइट, सिंपल. माइक्रो ATM का कंसेप्ट है. माइक्रो ATM हमने ऑलरेडी बैंक मित्र को ऑलरेडी देख लिया है. बैंक मित्र का मतलब है जहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम, और उसको इस्तेमाल करके हम गांव जाकर के वहाँ पर लोगों को बैंकिंग जो कैपेबिलिटीज़ वगैरह है उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो ATM के थ्रू करते हैं हम. AEPS को इस्तेमाल करते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम. ऑलरेडी नेक्स्ट कम्स मेजर्स टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी. 2 चीज़ें याद रखनी है. पहला, लंदन नीलकानी कमेटी बनाया गया था 2019 में. RBI के द्वारा बनाया गया था इसी चीज़ के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए. और दूसरा, पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड 2020 में बनाया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपये साइड में रखे गए हैं. क्यों रखे गए हैं? सिंपली बोला गया है कि 500 करोड़ उसमें से आधे RBI दे रहा है, आधा जो है बाकी बैंक्स दे रहे हैं. और ये बोल रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे ऐसे मर्चेंट्स को, ऐसे शॉपकीपर्स को जो बेसिकली अपने दुकानों में POS मशीन लगाना चाह रहे हैं. POS मशीन आपको पता है, उस POS मशीन को इस्तेमाल करके आप कार्ड का पेमेंट वगैरह करते हैं. तो सिंपली अगर कोई शॉपकीपर इस पर्टिकुलर मशीन को बनाना चाहता है, फिर लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फंड के इस्तेमाल करने से. अब पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है ग्लोबल लेवल पर तो क्या क्या तरीके हैं? पहला, LCSS यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम. मतलब देखो, इंडिया और UAE ने साथ में मिलकर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को साइन किया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि दोनों ही कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है तो अपने अपने डोमेस्टिक करेंसी में सिंपली पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है. यानी कि LCSS का मतलब है लोकल करेंसी में अपने एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करना. सिंपल. ठीक है. ऑलराइट, मूविंग अहेड. रुपे कार्ड देखते हैं. रुपे कार्ड हम जानते हैं RBI ने इसको बनाया है, सॉरी NFCI ने इसको बनाया है. ठीक है, बट RBI इसको प्रमोट कर रहा है. RBI चाहता है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाया जाए ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स, अगर मान लो कोई इंडियन है जो कि दूसरे कंट्री गया हुआ है घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पर जाकर वो शॉपिंग कर सके रुपे कार्ड की हेल्प से. ये हमारा एम है. नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम क्या है. सिंपल वर्ड्स में देखो, जैसे मान लो अगर 2 बैंक आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम क्या होगा जिसके थ्रू वो बातचीत करते हैं. तो अगर इंडिया के अंदर है तो वो SFMS होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम इस चीज़ का इस्तेमाल करके बेसिकली फाइनेंशियल मैसेजिंग की बातें वगैरह होती है. देखो, TCS जो है, यानी कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसने इसको बनाया है. RBI का जो रिसर्च आर्म है IDRBT, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए इसको बनाया गया है. एम क्या है? आपस में जितने बैंक से आपस में बातचीत कर सके, सिक्योर लाइन के थ्रू बात कर सके, ताकि उनका जो जितना भी डेटा वगैरह है, जो बातचीत वगैरह है, वो बिल्कुल सिक्योर रहे. इसलिए SFMS का इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का. ग्लोबल लेवल की बात करें तो स्विफ्ट नाम के मैकेनिज्म है, यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका इस्तेमाल होता है. फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है आपको. जिस नंबर के बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है. इसका एम क्या है? वही इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बैंक से NBFC अगर आपस में कोई डील कर रही है, कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन वगैरह कर रही है, तो वो आपस में एक दूसरे से जो बातचीत करेगी, मैसेजिंग सिस्टम करेगी, वो स्विफ्ट के थ्रू करेगी. ठीक है, जस्ट नंबर. और रिसेंटली ईरान को और रशिया को इस पर्टिकुलर स्विफ्ट के थ्रू हमने वो कर दिया, मतलब बैन कर दिया. हमने नहीं किया, मतलब आई होप आप समझ रहे हो. स्विफ्ट के जो बेल्जियम में जो मेन हेडक्वार्टर है, उन्होंने इसको बंद किया है. इंडिया का इसमें कोई रूल नहीं है. जस्ट नंबर दिस थिंग, ईरान और रशिया इससे बैंड है. ऑलराइट, बात करते हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कौन होंगे. देखो, RBI बेसिकली लाइसेंस देता है. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर इसको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है अलग अलग बॉडीज़ को. तो जैसे हमने रिटेल पेमेंट के लिए किसको लाइसेंस दिया हुआ है? NPCI को दिया हुआ है. कार्ड पेमेंट के लिए डिफरेंट को दिया हुआ है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपये, इन सबको दिया हुआ है कार्ड पेमेंट के लिए. क्रॉस बाउंड्री अगर पेमेंट करना है, मतलब 2 कंट्री के बीच में अगर पेमेंट करना है, तो हमने वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ऐसी कंपनीज को हमने ऑलरेडी दिया हुआ है लाइसेंस, RBI ने दिया हुआ है. नेक्स्ट कम्स PPI, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो आप जानते हैं प्रीपेड कार्ड्स वगैरह जो है अमेजॉन पे, मोबीविक, फ़ोन पे, PayU, राइट, पेटीएम वॉलेट, ये सब जो है
अपना पीपीआई को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है एक कंसेप्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? सिंपली देखो, वो कंपनीज जो बेसिकली पेमेंट का सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं, उसको हम कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। देखो जैसे अमेजॉन हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे, जोमेटो, फ़ोनपे, रेजर पे, राइट। ये सब जो बेसिकली पेमेंट करने में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है, जो आसान बनाते हैं पेमेंट के सिस्टम को, उसको हम कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीआई की बात करें, पीपीआई क्या होते हैं? पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली पेमेंट करते हैं। देखो पीपीआई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पेमेंट करते हैं, एग्रीगेटर है जो करने में हेल्प करते हैं। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना है दोनों का। नेक्स्ट एटीएम ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटीएम हमने ऑलरेडी देख लिया, बैंक लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम, हमने इसको ऑलरेडी देख लिया। बैंक लेवल क्या होता है? बैंक खुद ही ओन करता है, ऑपरेट करता है। ब्राउन लेवल क्या होता है? बैंक ओन करता है पर ऑपरेट कोई और करता है। वाइट लेवल क्या होता है? नॉन बैंक ओन करता है, नॉन बैंक ही ऑपरेट करता है। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रा प्रोवाइडर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, यानी जो शेयर बॉन्ड ये सब का जो मार्केट होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? तो सीसीआई यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, नाम की बॉडी जो है, वो इसको प्रोवाइड करती है। इसका मेन नेम क्या है? जो शेयर्स है, बॉन्ड है, इन सब की खरीद और बिक्री के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की बात की गई थी आरबीआई के द्वारा। देखो आरबीआई ने ये बोला कि एनपीसीआई का कोई भी राइवल नहीं है, तो एनपीसीआई अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो एनपीसीआई का कोई ना कोई राइवल डेफिनेटली होना चाहिए। तो 2020 में बेसिकली आरबीआई ने एप्लीकेशन इन्वाइट किया था, लेकिन अभी तक किसी को भी यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, लाइसेंस नहीं दिया गया है फिलहाल के लिए, इस चीज़ को ऑन हॉल्ट डाल दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। तो राइट नाउ एनपीसीआई अकेला ही ऐसी बॉडी है जो कि रिटेल पेमेंट के लिए अलग अलग टाइप की बॉडीज़ को बना सकती है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट कंसेप्ट है डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ का। तो देखो जो डिजिटल पेमेंट है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन प्रोवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली आरबीआई को लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। नाउ इसमें एक कंसेप्ट आता है ऑम्बुड्समैन का, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन का मतलब है बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो कि चेक करेगा, प्रॉपर्ली चेक करेगा कि पेमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके पास कोई भी ग्रीवेंसेस वगैरह है, कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह है, तो आप किसके पास जाएंगे? सिंपली आप इस ऑम्बुड्समैन के पास जाएंगे। सिंपली देखो, अगर आपको किसी भी टाइप का पेमेंट का प्रॉब्लम आया है और 20 लाख तक का पेमेंट है, तो आप सिंपली इस ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं और आपको वो 20 लाख तक का भरपाई कंप्लीट कर सकता है। रिमेंबर, साथ ही साथ वो 1 लाख रुपये एडिशनल आपको देने के लिए बोल सकता है, मेंटल एगनी के लिए। मतलब बैंक को बोलेगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करो, बिकॉज इसको हरासमेंट हो रही है, सिंपल, ठीक है। नाउ अगर आपको 20 लाख से ऊपर का कोई भी चीज़ है तो आपको कोर्ट पे जाना पड़ेगा। नाउ 20 लाख से कम का अगर है तो आप ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको अपील करना है तो आपको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास जाना है। जस्ट रिमेंबर, गवर्नर के पास नहीं जाना है, रादर डिप्टी गवर्नर के पास जाना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग हेड, एक कंसेप्ट आता है बीपीएसएस का। बीपीएसएस का मतलब है वो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट। बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सिंपल क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वही पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक 2007 के अंदर है, जिसमें बोल रहा है कि जितने भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सबको अपने आप को रजिस्टर करना होता है आरबीआई के पास। आरबीआई में किसके पास? बीपीएसएस के पास। नाउ जब हम बोलते हैं कि आरबीआई रजिस्टर करता है, तो सिंपल वर्ड्स में समझो कि बीपीएसएस रजिस्टर करता है। बीपीएसएस क्या है? वो आरबीआई के अंदर एक बॉडी है, आरबीआई के अंदर बॉडी है जो कि जिसका मेन काम क्या है? इस पर्टिकुलर चीज़ को रजिस्टर करना। मतलब जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स, रेगुलेटर्स हैं, उन सबको रजिस्टर करना जो है बीपीएसएस का मेन काम है, ठीक है। मूविंग अहेड, कौन कौन से इंडेक्सेस आरबीआई निकालता है? ध्यान रखना, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये दोनों आरबीआई निकालता है, ठीक है। मूविंग अहेड, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखो ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? सिंपली एक डिसेंट्रलाइज्ड एक डेटाबेस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये 3 वर्ड याद रखना, डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है। इसका मेन एम क्या है? बेसिकली रिकॉर्ड्स को कभी भी डिलीट नहीं होने देता, सिंपली रिकॉर्ड्स को रखता ही रखता है, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ओल्ड एंट्रीज कांट बी डिलीटेड, ओल्ड एंट्रीज को हम डिलीट नहीं कर सकते और न्यू एंट्रीज जो है वो हमेशा सबके लिए विजिबल होती है। नाउ इसमें किसी भी टाइप का डेटा आप डाल सकते हैं ब्लॉकचेन में, वो हमेशा स्टोर रहेगा, हमेशा डेटा जो है हमेशा स्टोर रहता है उसके ऊपर। ना क्रिप्टो करेंसी अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों में समझो, डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी है, जिसको डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको किसी पर्सन ने इसको लॉन्च किया है। मतलब ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो क्या ये फिएट मनी है? आंसर इज नो। ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी फिएट मनी नहीं होता है। ऑलराइट, इसको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओरिजिन की बात करें, 2007 में जब यूएसए का सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो हम जानते हैं उसके कारण 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम में इस चीज़ को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। 2009 में सातोशी नाकामोटो इस नाम का एक पर्सन था जिसने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्चुअली लॉन्च किया था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन नाम का एक चीज़ लॉन्च किया, जिसका एम क्या रखा कि 21 मिलियन कॉइन्स को इसने इशू कराया, बिटकॉइंस को इसने इशू कराया। एक बिटकॉइन में टोटल 10⁸ सातोशी होते हैं। सातोशी क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिटकॉइंस की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सातोशी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बिटकॉइंस के अलावा बाकी की क्रिप्टो करेंसी को देखें तो देखो, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन, डॉक कॉइन हो गया, लक्ष्मी कॉइन, रिपल कॉइन, डोज कॉइन, ठीक है, ये सब के सब जो अदर टाइप के क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सब के सब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट आता है हॉट वॉलेट्स वर्सेस
कोल्ड वॉलेट। देखो जैसे आप अपने पर्स के अंदर अपना पैसा रखते हैं, राइट, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए आप किसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हो ना। अगर वो पर्टिकुलर वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप कहते हो कि वो हॉट वॉलेट है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आप सिंपली बोलते हो कि वो कोल्ड वॉलेट है। ठीक है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है क्रिप्टो विंटर का। क्रिप्टो विंटर का सीधा सा मतलब क्या है, देखो सिंपल समझो, क्रिप्टो विंटर का मतलब है जब बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे ना, तो हम कहते हैं कि क्रिप्टो विंटर का टाइम आया। क्रिप्टो विंटर का मतलब क्या है, देखो नवंबर 2021 में क्या होता है, बेसिकली क्रिप्टो के प्राइसेस, बिटकॉइन के प्राइसेस कम होने लगते हैं, जून 2022 तक लगातार कम होते जाते हैं। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि 70% लॉस हो गया है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइसेस में, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस रिड्यूस होता ही जाए और ज़्यादा और ये प्राइस ऊपर ना उठ पाए। तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा विंटर के टाइम में चला गया, मतलब क्रिप्टो के फील्ड में विंटर आ गया है। ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर नहीं उठ रहा है। सिंपल, क्रिप्टो विंटर का मतलब क्या है, प्राइसेस कम हो जाना। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है क्रिप्टो स्कैम। क्रिप्टो स्कैम देखो दो समझने हैं बेसिकली। बाइनेंस नाम की एक कंपनी थी बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करती थी, बट ये फ्रॉड निकली है। ठीक है, स्कैम निकली। सेकंड FTX, सेम चीज़, वही एक कंपनी थी बेसिकली, एक पोर्टल थी, बैंकक्रप्ट हो गई, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। ठीक है, ध्यान रखना बाइनेंस और FTX किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है, बिकॉज इसने क्रिप्टो करेंसी का स्कैम वगैरह किया है। ऑलराइट, बिटकॉइन पाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखो मल्टीपल तरीके हैं। पहला होता है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है अगर आप पावरफुल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो जिसमें आप बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बिटकॉइन जनरेट करके देगा। नाउ फ़ायदे ये हैं कि आपको ऑटोमेटिकली बिटकॉइंस मिलेंगे। घाटा ये है कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगा, बहुत सारा डीजल जनरेटर का पॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली ई वेस्ट होगा, बिकॉज आप बहुत सारा ग्राफिक कार्ड वगैरह लेकर आओगे, ग्राफिक कार्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फालतू में उसमें इन्फ्लेशन आएगा, राइट। ये सब चीज़ें उसके घाटे हैं। मूविंग अहेड, सिंपल देखो पहला तरीका होगा कि आप माइनिंग कर लो, मतलब माइनिंग करोगे तो पावरफुल कंप्यूटर जो है वो आपको माइनिंग करके आपको बिटकॉइंस देंगे। सेकंड है, मान लो जिस पर्सन के पास बिटकॉइन है, बदले में आप उसको कोई सामान वगैरह दे दो, कोई सर्विस वगैरह दे दो, तो बदले में आपको बिटकॉइन दे देगा। सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज बेचो, बदले में बिटकॉइन ले लो। तीसरा है कि सिंपली आप अपने कोई पैसे दो और पैसों के बदले में बिटकॉइन खरीद लो, मतलब फिएट मनी दो और बिटकॉइन ले लो। सिंपल, ठीक है। घाटा क्या है, ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी होती है, इन्वेस्टर्स का वेल्थ जो है वो लूज हो जाता है, राइट। ये सब चीज़ें। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, ध्यान रखना इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन करना चाह रही थी। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे, और बैन कर भी दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइवलीहुड के अंदर हम इसको बैन नहीं कर सकते, सिंपल वर्ड्स में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया और 1% TDS, यानी टोटल 31% का टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, और बोला कि जो भी प्रॉफिट आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगा उसके ऊपर आपको इतना टैक्स और इतना TDS पे करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको अभी एक बिल के ऊपर काम कर रही है, अगर वो बिल आता है तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे बाद में। ऑलराइट, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपना खुद का एक सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम ई-रूपी बोलेंगे। तो यहाँ पर रूपी की स्पेलिंग देखो डबल ई है। हमने ऊपर ऑलरेडी एक बार रूपी को देख लिया, राइट, जो कि वाउचर था, अगर आई होप आपको याद होगा, वाउचर था एक। यहाँ पर ये क्या है, रूपी है, डबल ई वाला है, तो ऑटोमेटिकली CBDC बन जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बन जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑलराइट, मूविंग अहेड, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ये बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही कम लोगों के पास है, जिसके कारण उसका प्राइस जो है बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ वगैरह होना चाहिए। ठीक, कौन कौन से नेशंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है, ध्यान रखें। इंडिया के अंदर बैन नहीं किया गया है, नेपाल के अंदर बैंड है, अल्जीरिया के अंदर बैंड है, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान और चाइना के अंदर बैंड है। इसमें 3-4 कंट्री इंपॉर्टेंट है। नेपाल ध्यान रखिएगा बिकॉज हमारे बहुत क्लोज है, इजिप्ट, ईरान अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, और चाइना भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे। तो जस्ट रिमेंबर, इतने कंट्रीज़ हैं जिनको ऑब्वियसली जिन्होंने बैन कर रखा है क्रिप्टो करेंसीज को। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना जाता है। वेनेजुएला, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया पहले ही। वेनेजुएला का एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है पेट्रो। ठीक है, जस्ट रिमेंबर। सो मार्शल आइलैंड का है सॉवरन, यानी कि 2018 में सॉवरन नाम की जो करेंसी थी, ये पहली करेंसी बन गई जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाली पहला कंट्री बन गया मार्शल आइलैंड। थर्ड आया एल सल्वाडोर, ध्यान रखिए बिटकॉइन को पहली बार, मतलब पहला नेशन बन गया जिसने लीगल टेंडर माना था बिटकॉइंस को, एल सल्वाडोर। फोर्थ है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की पहली बॉडी है जिसने बोला कि हम क्रिप्टो का फंड बनाएंगे, मतलब क्रिप्टो के अंदर भी हम बेसिकली डोनेशंस वगैरह एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बोला कि अगर आपको डोनेशंस देना है क्रिप्टो के अंदर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यूनिसेफ ने बोला ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट एक बॉन्ड आई कर कंसेप्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि वर्ल्ड बैंक लेकर आता है और बोलता है कि अगर कोई पर्सन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मतलब बिटकॉइंस के अंदर अगर हमसे बॉन्ड खरीदता है तो हम 2 साल के बाद उसको पैसा वापस कर देंगे। सिंपल, ठीक है। सो बॉन्ड आई कौन लेकर आए, वर्ल्ड बैंक लेकर आया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेकर आया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, एक ब्लॉकचेन का बिल ऑफ राइट्स कंसेप्ट आता है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स कौन लेकर आया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लेकर आया। नेक्स्ट कम्स ग्लोबल रेगुलेशन देखते हैं। पहला है माइका देखो फुल फॉर्म समझो, मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स। फुल फॉर्म याद नहीं करना है आपको, सिंपली ये चीज़ पूछा जाएगा यूपीएससी के दौरान। यूपीएससी पूछेगा मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स कौन लेकर आया, ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन इसको लेकर आया। एम क्या था इसका, जितने भी लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के स्कैम के से फंस रहे थे उन सबको बचाना है यहाँ पर मार्केट्स एंड क्रिप्टो से। ठीक है, ऑलराइट। नाउ ध्यान रखिएगा CBDC और NFT। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, और NFT यानी कि नॉन फंजिकल टोकन्स, ये दोनों ही इस पर्टिकुलर माइका के अंदर नहीं आते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। NFT क्या होता है हम उसको थोड़ी देर में देख लेंगे। मूविंग हेड, CARF
देखें तो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देखो OECD ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि ऑयल एंड ऑब्वियसली ऑयल जो इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको वो किया है। ठीक, यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर कोई भी बिटकॉइन से अगर कोई टैक्स कमाता है, मतलब प्रॉफिट कमाता है, उस पर अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एसेट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग कंसेप्ट यहाँ पर आता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। मूविंग है कंसेप्ट यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स का। स्टेबल कॉइन क्या है, देखो कोई भी ऐसा बिटकॉइन या फिर कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको बैक किया गया है एक रिजर्व एसेट के साथ में, यानी कि जैसे गोल्ड, डॉलर, फिएट करेंसी, इसमें इसको अगर बैक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका नाम हो जाएगा स्टेबल कॉइन। मतलब देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो बिटकॉइंस होते हैं या फिर जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं उनको कोई भी पैसा बैक नहीं कर रहा होता है, ठीक है, इसी कारण उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट अगर उसको कोई बैक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, देखो फेसबुक का लिब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीथर हो गया, बेस कॉइन हो गया, ट्रू USD, देखो ट्रू US डॉलर, ये सारे के सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसको बैक किया गया है किसी न किसी पैसों के द्वारा। ठीक है, चैलेंज क्या है, अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब अभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। 2019 के अंदर स्टेबल कॉइन्स को अपोज किया था तीन डिफरेंट बॉडीज़ ने। पहला फ्रांस ने अपोज किया, यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया और G20 ने अपोज किया। G20 के अंदर ध्यान रखना इंडिया भी है। 2019 के अंदर स्टेबल कॉइन्स को अपोज किया गया था फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और G20 के द्वारा। मूविंग हेड, वर्ल्ड कॉइन नाम का एक कंसेप्ट है, कौन लेकर आया आप जानते हैं। देखो ओपन एआई की एक बेसिकली जो CEO है सैम ऑल्टमैन, वो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कॉइन को लेकर आए हैं। ठीक है, इनका एम क्या है, देखो हर एक पर्सन का जो आइरिस होता है यानी कि आंखें होती है उसको स्कैन करना है और सबका बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर सबका डेटा स्टोर करना है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड का क्या कर सकते हैं हम, एक सिंगल एक ID कार्ड इशू कर सकते हैं। हर एक पूरे वर्ल्ड का जितने मेंबर है सबका ID कार्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, एम क्या है, बेसिकली एक वर्ल्ड कॉइन बोला है कि सिंपली जो पर्सन अपना आइरिस का स्कैन करवाएगा बदले में हम उसको वर्ल्ड कॉइन देंगे। ठीक है, बट वर्ल्ड कॉइन ऑब्वियसली बहुत लोगों ने उसको अपोज किया तो उसके कारण ये अब प्रॉपरली बन नहीं पाया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही है, प्लस प्राइवेसी का कंसर्न भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मूविंग है, CBDC का कंसेप्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या बोलती है, देखो 2020 में बहामास पहली कंट्री बनती है जो कि CBDC को लॉन्च करती है। जैसे रिमेंबर, ठीक है, CBDC को लॉन्च करने वाली पहली कंट्री कौन सी है, बहामास, जिसने CBDC लॉन्च किया उसका नाम रखा सैंड डॉलर। 2021 में नाइजीरिया ने ई-नायरा नाम की कंपनी ई-नायरा नाम की CBDC को लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया ने 2022 के बजट के अंदर ये बोला कि हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे, अभी तक किया नहीं था ना। CBDC इंडिया ही बनाने की कोशिश कर रहा है बट इंडिया ने अभी तक बनाया नहीं है, कोई भी इसमें अपडेट नहीं आया अभी तक। बेनिफिट्स क्या है इसमें, ऑब्वियसली प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, काउंटर फेटिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑब्वियसली RBI सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है वो सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं। एनोनिमिटी बहुत कम हो जाएगी, कोई पैसा छुपा नहीं पाएगा। राइट, प्रोग्रामेबल करेंसी बनाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम करेंसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको याद होगा ई-रूपी का कंसेप्ट याद करो, ई-रूपी में क्या था, हम वाउचर्स दे रहे थे और वाउचर्स प्रोग्राम्ड थे, मतलब जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं और जाओगे तो वाउचर काम नहीं करेंगे। सेम चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, करेंसी जो होगा उसमें कुछ चीज़ें प्रोग्राम कर देंगे कि ये चीज़ें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च करनी चाहिए, ये चीज़ें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर खर्च करनी है। अगर कोई पर्सन कोई और चीज़ खर्च करने जाएगा उसमें तो वहाँ पर वो चीज़ का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा और जो ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसमें अगर हम CBDC बनाते हैं तो। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, हर पर्सन को ऑब्वियसली फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, एक्सेस पॉइंट बहुत कम है इंडिया के अंदर, प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ से हम CBDC को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई पूरी की पूरी इंडिया में तो एक साथ में पूरे का पूरा कंट्री का इकॉनमी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा लिटरली। ब्लॉकचेन को हम 24 घंटे चलाना पड़ेगा, नहीं तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा। अगर ब्लॉकचेन नहीं चलाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर CBDC के कुछ प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हमने देख लिए। नौ एक कंसेप्ट यहाँ पर है ई-रूपी वर्सेस ई-रूपी का। रुपी में देखो डबल ई है, रुपी में सिंगल आई है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो जब हम रुपी की बात करते हैं डबल ई वाले के तो उसको RBI ने लॉन्च किया है। जैसे मेंबर CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और ये फिएट मनी और लीगल टेंडर दोनों बन जाएगा इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तब। बट जो रुपये है आई वाला जो है उसको NPCI ने लॉन्च किया है, एक टाइप का वाउचर एक कूपन है, ये बेसिकली फिएट मनी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इतना। ऑलराइट, मूविंग हेड, NFT की बात करते हैं। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। पहले समझो फंजिबिलिटी क्या होती है। फंजिबिलिटी का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो अगर 100 रुपये का अगर आप नोट लेके जाते हो और अगर आप उसको उसके छुट्टे करवाते हो, खुले करवाते हो, तो आपको 10-10 रुपये के 10 नोट मिल सकते हैं, 20-20 रुपये के 5 नोट्स मिल सकते हैं। राइट, 50 रुपये के 2 नोट्स मिल सकते हैं। राइट, इस तरीके से मतलब इतनी इसकी वैल्यू देखो, 100 रुपये की वैल्यू इज़ इक्वल टू 20 रुपये के 5 नोट। ठीक है, फिर अगेन 100 रुपये की वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपये के 10 नोट्स, 100 रुपये की वैल्यू इज इक्वल टू 50 रुपये के 2 नोट्स। इसका मतलब है जो बड़ा करेंसी था उसको जो हमने डिवाइड किया तो ये इसके इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ये फंजिबल है। ठीक है, मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है, सिंपल वर्ड्स में डिवीजन पॉसिबल है और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। मतलब 100 रुपये के बदले में अगर आप 20 रुपये के 5 नोट्स देते हो तो भी बराबर है, मतलब दोनों म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं फंजिबिलिटी। अब जिसका ये चीज़ नहीं हो पाया उसको बोलते हैं वो नॉन फंजिबल है। जैसे मान लो अगर लेट्स से कि मेरे पास एक हीरा आता है, ठीक है, एक डायमंड है,
अभी डायमंड एक ऐसा डायमंड एक होता है, जैसे मान लो अगर ये 100 कैरेट्स का डायमंड है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 100 पार्ट्स में तो एक कैरेट का डायमंड बन जाएगा, बट इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। 100 कैरेट की जो डिमांड डायमंड है उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक कैरेट की 100 डायमंड्स, ठीक है, बराबर नहीं होती। तो हम कहते हैं ये नॉन फंजिबल है, सिंपल, ठीक है। तो डायमंड्स हो गया, देखो शेयर एंड बॉन्ड हो गया। मान लो अगर 100 रुपये का शेयर है, उसकी वैल्यू जितनी होती है वो 1 रुपये के शेयर की वैल्यू नहीं हो सकती। या फिर जैसे मान लो अगर मैं मुकेश अंबानी की कंपनी का 100 रुपये का एक शेयर खरीदता हूँ, उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अनिल अंबानी उसके भाई का ही कंपनी का 1 रुपये का शेयर खरीदता हूँ या फिर 100 रुपीज़ का शेयर खरीदता हूँ, ठीक है। हम यानी कि म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आई होप आप समझ रहे हैं। फंजिबल का अगर आप देखो, फंजिबल मतलब जो फंजिबल हो जाए, मतलब जो ब्रेक हो जाए, तो उसका एग्जांपल क्या है, करेंसी नोट्स। गोल्ड हो गया, देखो अगर आप 1 kg का गोल्ड लो या फिर 100 ग्राम की 10 गोल्ड लो, बात बराबर बनती है। बिटकॉइंस सब बराबर। देखो बिटकॉइंस भी यहाँ पर ध्यान रखना फंजिबल है। देखो अब जानते हैं एक बिटकॉइन इसका क्या होता है, 10⁸ सतोशी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से फंजिबल है, मतलब डिवाइड हो सकता है। नॉन फंजिबल की बात करें तो डायमंड मैंने आपको समझा दिया, शेयर एंड बॉन्ड, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी है क्या, देखो आप समझो। एनएफटी कोई भी ऐसी फाइल जो कि डिजिटल फोटो फाइल है, जैसे मान लो एक जेपीजी फॉर्मेट में एक फोटो है, मान लो, ठीक है, किसी पर्सन की, उसको अगर आप प्रॉपर्ली आप रजिस्टर कराते हो, उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसको एनएफटी बोला जाएगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, एनएफटी है। नाउ अगर कोई एनिमेटेड फाइल है, जैसे आपने जिफ्स देखे होंगे बहुत सारे, फिर म्यूजिक फाइल है, ठीक है, इन सबको अगर आप ब्लॉकचेन के जरिए स्टोर करते हो उस चीज़ को, और तब आप बेचते हो, तब कोई चीज़ करते हो, तो उसको यहाँ पर एनएफटी बोला जाता है, सिंपल वर्ड्स में। नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या फिजिकल एसेट्स का आप एनएफटी कर सकते हो, आंसर इज यस। देखो फिजिकल एसेट्स मान लो अगर आपके पास एक घर है, एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास एक घर है, ठीक है, अगर आप उस घर के जितने पेपर्स वगैरह हैं, उन पेपर्स को अगर आप ऑनलाइन सब कुछ वो कर लेते हो, सबमिट कर लेते हो, ठीक है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली आप उसका एनएफटी पे यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि नॉन फंजिबल होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक घर के बदले में इसको तोड़ करके 100 घर बना लो, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको नॉन फंजिबल बोलते हैं, और ऑब्वियसली टोकन्स है। नाउ इसका प्राइस क्यों बढ़ गया था, ऑब्वियसली ये मास हाइस्टीरिया हो गया था, मतलब लोगों के बीच में पागलपन टाइप आ गया था कि सब इसको खरीद रहे थे। कोई ऐसा वैल्यू नहीं था, एनएफटी की कोई वैल्यू नहीं थी, बट ऑटोमेटिकली इसका मास हाइस्टीरिया है, उसे कारण इसकी प्राइस बढ़ गई, बट फिर से प्राइस डाउन हो गया। बेनिफिट क्या है, ऑब्वियसली डिजिटल एसेट्स को बहुत आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। सेकंड चीज़, अगर ओनरशिप रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर एनएफटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म नहीं होगा, मतलब एक दूसरे की कॉपी कोई नहीं करेगा। देन नेक्स्ट, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर अपलिफ्टमेंट मिलेगी, बिकॉज सब देखो सब कुछ जो होगा डिजिटल होगा ऑटोमेटिकली। चैलेंजेस की बात करते हैं, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला चैलेंज तो यही मास हाइस्टीरिया है, इसके कारण प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। हमें पता है कि 2017 में बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर बढ़ गया, 2021 तक बढ़ता चला गया, और 2022 में प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया। बहुत सारे लोगों के हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर वो हो गए, मतलब यहाँ पर फंस गए, बर्बाद हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मेंटेन करना पड़ेगा 24 घंटे, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हमने 1A1 में देखा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ 1A1 के अंदर जितने भी चीज़ें थी यहाँ पर, जो यहाँ पर मृणाल सर के नोट से, ठीक है, मृणाल सर के नोट से हमने जो भी चीज़ें कवर की, आई होप ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, एंड ऑल द क्रेडिट फॉर दिस गोज ओनली एंड ओनली टू मृणाल सर। These notes have been compiled by him, it has been taught by him. This is just a small revision part that I am trying to do for the contribution for this जो लोगों को अगर किसी को हेल्प चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, विल ट्राइंग टू जस्ट हेल्प दोज पीपल, ठीक है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट मृणाल सर का जो वो चीज़ है इट इज़ रिप्लेसेबल बाय दिस थिंग, दैट इज़ ऑब्वियसली बेटर, बट दिस इज जस्ट अ लास्ट टाइम रिविजन, दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेयर 1A1 जो था, जिसमें हमने मनी और उसके फंक्शन को प्रॉपर्ली समझा, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई है। 3 वीडियो के अंदर हमने उसको फिनिश किया है। वी हैव ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल। आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू, एंड इट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।